साथियों, आज 9 अगस्त है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। हमारे देश की सारी ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बचाओ दिवस मनाने का आह्वान किया है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस पर जो भारत बचाओ दिवस ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया है, इस पर साथी हम आज आम सभा कर रहे हैं। इससे जुड़े सवाल सारे आपके सामने रखेंगे। ये भारत छोड़ो इसका नारा दिया था, जिनका नाम था यूसुफ मेहर अली। इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक जानकारी है, जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 की रात में मुंबई में करो या मरो का नारा दिया था और इसी के साथ भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी समय जो है आजाद हिंद फौज जो थी, उसने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो यानी दिल्ली में जो सरकार है उससे संघर्ष का नारा दिया था कि दिल्ली चलो। इसी समय में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो उन्होंने नारा दिया था कि मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। तो ये गुस्सा था जो हमारे देश की आज़ादी के लिए ये सारा अलग अलग मंचों से, अलग अलग संगठनों से जो आज़ादी का इतिहास का लड़ाई था, उसमें ये आवाज़ें निकल रही थी। और 9 अगस्त का दिन और भी एक इतिहास में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिस ट्रेन के इसके माल को लूटा था। ये इस सरकार को चेतावनी थी कि अब आपको हम यहाँ से तख्ता पलट करेंगे, जिसमें हमारे जितने भी क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के सारी 15, 16, 18 लोगों का पूरा टीम था, जो क्रांतिकारी टीम थी। उन्होंने ये चेतावनी दी 9 अगस्त 1925 को। तो 9 अगस्त का एक दूसरा घटना है जो अंग्रेजों के खिलाफ था, और साथ ही ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। वो इसकी खूबी ये थी साथियों कि इस आंदोलन में यूथ, नौजवान सबसे आगे थे। भगत सिंह लोगों की फांसी होने के बाद देश का यूथ का खून गर्म हो गया था। कॉलेजों के जो बच्चे हैं बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ के अपना इस आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। तो इस आंदोलन में भी यूथ बच्चे सबसे ज़्यादा आगे थे। जो ये 9 अगस्त का आंदोलन था, जो अंग्रेजों ने इसमें जुल्म किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे, 1630 लोग घायल हुए थे, 18,000 लोगों को नजरबंद किया गया था, 60,229 लोगों को जेलों में बंद किया गया था। तो ये संख्या थी, ये सरकारी आंकड़े हैं। बाकी इस आंदोलन में पूरा देश का यूथ, पूरी देश की जनता शामिल थी। तो एक ऐतिहासिक आंदोलन था 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों, ये जो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए आंदोलन था, जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और अंग्रेजों को भगाने में हम सफल हुए थे। इसी दिन साथियों, देश की ट्रेड यूनियनों ने देश बचाओ दिवस का नारा दिया है। अब हमको समझना है, ये जो सोच है, दिन की जो ऐतिहासिक हमारा तथ्य है, उस तथ्य को दोबारा ट्रेड यूनियन से कह रही है कि दोबारा दोहराओ। देश का यूथ, देश का नौजवान, देश का किसान, देश को बचाने के लिए दोबारा इस आंदोलन को खड़ा करो। दोबारा इस, जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरीके से ये जो हमारी देश की आज सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार से देश को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन, बड़ी ताकत से लड़ने के लिए खड़े हो। ये ट्रेड यूनियनों का आह्वान है। तो साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। आज की जो सिचुएशन है, जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग स्वदेशी की बात करते थे, जो ये विदेशी कंपनियों का विरोध करते थे, जो पिछले 5 साल पहले मनमोहन सिंह के समय नीतिगत तरीके से विरोध करते थे, तो साथी हुआ क्या है? आज देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। देश का नौजवान पूरी तरीके से असहाय हो गया। उसका नौकरी, रोजगार, जिंदगी में खुशियां सारी उसकी छिन चुकी हैं। किसान की हालत बहुत बुरी हो गई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
किसान के जो जुड़े हुए कोई भी नियम, किसानों को देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले छोड़ दिया है। व्यापार में, फुटकर व्यापार में 100% FDI ला करके पूरी तरीके से देश के अर्थव्यवस्था को, देश के व्यापार को देसी विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया है। बाकी बचा हुआ काम, देश के संसाधन, देश की संपत्ति, उसका निजीकरण करके देसी विदेशी पूंजीपतियों को हवाले कर रहे हैं। कोरोना की महामारी का नाम लेकर के उसके बीच में सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी देश को जिस तरीके से लूटने का और लुटाने का काम चालू रखा है वो ऐतिहासिक है। कोरोना के नाम पे इसने देश की जनता को घरों के अंदर कैद है और ये बार बार ये कह रहे हैं बाहर नहीं निकलना है, कुछ करना नहीं है, मगर ये सारे, चाहे सरकारें गिराने का काम हो, विधायकों को खरीदने का काम हो, चाहे श्रम कानून बदलने का काम हो, देश के रेलवे सहित बैंक, बीमा, रेलवे, सारी संस्थानों का बेचने का काम हो, सारे काम बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से चल रहे हैं और कोरोना का मौका का फायदा उठा करके ये सारे काम तेजी से चल रहे हैं। इन्होंने श्रम कानून को नष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश के CM ने तो 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख कानूनों को बदल दिया। बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने सारे श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया। लगभग जो नौकरी की सुरक्षा का कानून था उसको नष्ट कर दिया और काम के घंटे 8 से 12 कर दिए। हमें बार बार कहते थे करने वाले हैं, करने वाले नहीं, ये कर दिए। आज युवाओं को, जो हमारा नौजवान पीढ़ी है, बच्चे हैं, पढ़ लिख करके जो कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। नौकरी ठेकेदारी में है, नौकरी फिक्स टर्म में है, नौकरी ट्रेनिंग में है। 2 साल 3 साल नौकरी करा के उनको नौकरी से भगा दे रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं है। तो यूथ पूरी तरीके से परेशान है। श्रम कानूनों को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इसी तरीके से साथियों, किसानों की जो दुर्दशा है, पूरी तरीके से किसानों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। उनकी खेती खरीदी से लेकर के, उनकी फसल के लेकर के जो 3 अभी अध्यादेश लेके आए हैं, उन तीनों अध्यादेश के माध्यम से खेती की जो पूरी खेती है वो देसी विदेशी पूंजीपतियों के चुंगल में फंसा दी है। चाहे कीटनाशक हो, चाहे बीज हो, चाहे किसान के लिए उसकी फसल बेचना हो, सब जगह देसी विदेशी पूंजीपतियों को इन्होंने छूट दे दी है। साथियों, बहुत ही दुखद है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया है जिससे जो आवश्यक चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, देसी विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, जमाखोरी करेंगी, कीमत बढ़ाएंगी। तो सब कुछ इन्होंने नष्ट कर दिया है। ये हमको समझ है, देश की जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके साथ जो FDI थी, फुटकर व्यापार में सारी दुनिया की विदेशी कंपनियों को, मैंने वादा खिलाफी की एक सीरीज बनाई है मेरे चैनल पर, प्ले लिस्ट में वादा खिलाफी की सीरीज सुन लें आप। जिस तरीके से FDI के लिए इन्होंने देश बंद किया था, फुटकर व्यापार में FDI आने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, ये अमित शाह ने कहा, ये जो है जितने भी नेता हैं, सब लोगों ने देश बंद किया और वहां पे 100% FDI लेके आए और देश के व्यापारियों के साथ गद्दारी की, देश के व्यापारियों के साथ धोखा किया, उनके पीठ में छुरा मारा। आज पूरी तरीके से देसी विदेशी कंपनियां हमारे देश के फुटकर व्यापार पे कब्जा कर रही हैं, बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया है। साथ में ये कंपनियां ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से घरों के अंदर सारा सामान बेच रही हैं, जिससे हमारे सारा जो फुटकर व्यापार था, जिसमें कई करोड़ लोग रोजगार में लगे हुए थे, उनका रोजगार संकट में है। दुकानदारों की दुकानदारी संकट में है। ये सारा सिचुएशन हमारे देश में आज है। व्यापारी वर्ग बर्बाद है। तो ये साथियों बुरी स्थिति है देश की आज। इसी के साथ में साथियों इन्होंने पूरी तरीके से देश का निजीकरण का मुहिम चला दिया। पूरी तरीके से ये हमारे देश की जितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, दूरसंचार को बर्बाद कर दिया। रेलवे, जितनी हमारी रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं, जितनी हमारी ऑयल कॉर्पोरेशन है, जो BHEL जैसी इंजीनियरिंग कारखाने हैं, सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं, सब कुछ बेच देना चाहते हैं। रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया, निजी ट्रेनें चालू हो गई, स्टेशनों का निजीकरण शुरू हो गया। उन्होंने यहाँ तक घोषणा की है कि सारी कंपनियों को बेचेंगे। उसके साथ में जो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, कोल माइंस हैं और मिनरल, बहुत सारे 200 मिनरल हैं जो हमारे
जमीन में मिनरल्स है, उनको सबको देसी विदेशी पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए उनको ठेके पे देंगे और देना शुरू कर दिया साथियों। तो वो लूटेंगे हमारे देश को, हमारी भारत माता को लूटेंगे। वो देसी विदेशी पूंजीपति लूट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, देश को लूट करके पैसा कमाएंगे। ये लूट करके पैसा कमाने का छूट नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे दिया है। ये आरएसएस के लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त कहते हैं, ये सब झूठे लोग हैं। ये असल में पूंजीपतियों के एजेंट हैं, पूंजीपतियों देसी विदेशी पूंजीपतियों के एजेंट हैं, जो देसी विदेशी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। नंगे रूप से आज देश बेचा जा रहा है। देश के जो 70 साल में जो संसाधन बनाए थे, सारे संसाधनों को बेच रहे हैं, सारे कंपनियों को बेच रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। और बैंक बीमा सब कुछ बेच रहे हैं, पूरे देश पर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे हैं। हमारे देश को दोबारा गुलाम करवाने की साजिश कर रहे हैं। देसी विदेशी पूंजीपति हमारे देश पे आर्थिक संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। ये साथियों साजिश चल रही है। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, है ना, स्पेस बेच दिया है, सैटेलाइट जो बनेंगे वो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। जो हमारा जो सरकारी जो रिसर्च सेंटर है वो प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करेगा। प्राइवेट कंपनी नोट ही नोट कमाएंगी, नोट ही नोट छापेंगी। हमको समझना है जितने भी देसी विदेशी पूंजीपति हैं, ये हमारे देश में सेवा करने नहीं आ रहे हैं, हमारे देश से पैसा लूटने आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। जितना जनता को लूटेंगे, जितना चूसेंगे, उतना ज्यादा इनका मुनाफा बढ़ेगा। तो इस सरकार ने नंगे रूप से इनको जनता को चूसने के लिए, लूटने के लिए छूट दे दी है। ये समझना है साथियों। इसी समय में डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, किसान की कमर टूट गई है, आम जनता की कमर टूट गई है। जो ये डीजल पेट्रोल के नाम पे देश बंद करते थे, इन्होंने डीजल पेट्रोल पे इतना टैक्स बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इतना टैक्स बढ़ा दिया कि इतना 50 रुपए के आसपास पर लीटर टैक्स ले रहे हैं। सब चुप हैं और कोई चर्चा नहीं है। ये सारे खतरे देश के सामने हैं। अर्थव्यवस्था माइनस में है, जीडीपी रिवर्स में चली गई है, मांग खत्म हो गई है। पूरा गरीब आदमी अपने गांव में चले गए हैं, गांव में रोजगार नहीं है, उनका जीने का संसाधन नहीं है। नरेगा में मजदूरी कम मिल रही है, काम भी पूरा नहीं मिल रहा है, नरेगा भर से काम चलेगा नहीं है। तो ये सारी अव्यवस्था पूरे देश के अंदर फैली हुई है और ये सरकार इस अव्यवस्था के बीच में पूंजीपतियों का जेब भर रही है, देश को बेच रही है। ये हमारे सामने, तो ये खतरा हमारे सामने है साथियों, जिसको समझने की जरूरत है। वो इसी खतरे को देश की ट्रेड यूनियन है, देश को बचाने के लिए देश की जनता को आह्वान कर रही हैं, देश के युवा को आह्वान कर रहे हैं, देश के किसान को आह्वान कर रहे हैं, देश के व्यापारियों से आह्वान कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए सामने आओ। ये नीतिगत तरीके से जो देश को बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की जनता का रोजगार सहित सारी चीजें नष्ट कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए सामने आओ। ये ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है। दूसरा साजिश साथियों समझना है जो धर्म के नाम पे हो रही है। आज हमको समझना है कि राम मंदिर का जो है उसका पूजा हो गया, उद्घाटन हो गया, राम मंदिर बनने वाला है। एक बहुत बड़ा एक टूल था भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने के लिए और अपना राजनीतिक रूप से राज सत्ता को पाने के लिए। दोनों चीजें करने में सफल हो गए हो। हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करने में भी सफल हो गए और देश की दिल्ली की गद्दी की राज सत्ता को पाने में भी सफल हो गए। तो ये जो हमारे सामने चल रहा है, ये धर्म के नाम से, राम के नाम से सत्ता को पाई, मगर हमको दूसरी बात है जिसको समझना है कि सत्ता पे पा करके इनका असल मकसद हमारे देश को दोबारा देसी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना है। हमारे देश को, भारत माता को, देश के संसाधनों को देसी विदेशी पूंजीपतियों को मुनाफे के लिए देना है, उनको मुनाफा कमाने के लिए जगह देना है, हमारे देश को लूटने के लिए जगह देना। ये इनका असल एजेंडा है जिसको हमको समझना है, जो धर्म के पीछे है, जो एजेंडा बराबर चल रहा है। एक चीज और समझना है, जो मीडिया है, टेलीविजन है, अखबार हैं, ये सारे पूंजीपतियों के हैं। और आज की तारीख में
ये जितना भी है उसका 99% नरेंद्र मोदी की सरकार और जो पूंजीपति वर्ग है उसके कब्जे में है। अभी आप सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे कहीं ये नहीं देखोगे कि श्रम कानून खत्म हो गए तो उसके बारे में बहस चल रही हो। जो ये अध्यादेश लाए गए इसके बारे में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बहस चल रही हो। जो ये निजीकरण हो रहा है, देशी विदेशी कंपनियों को हमारा देश को बेचा जा रहा है, इसके बारे में कोई बहस चल रही हो। ये कहीं बहस चल नहीं रही, ना चलेगी। हमको समझना है गठजोड़ पूंजीपति सरकार, बीजेपी, आरएसएस, देशी पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति, इनका गठजोड़ है। तो इस गठजोड़ के साथ में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान दंगे फसाद, सीएए लेके आ गए, 370 और बहुत सारे वही कृत्य कर रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई मैसेज जाए, वही काम कर रहे हैं। तो देश की जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे गुमराह करके, देश की जनता के दिमाग में हिंदू मुसलमान की जो बात है उसको प्रमुखता से डाल के और देश के जो है देश को लूट करके देशी विदेशी पूंजीपतियों के खजाने भरने का काम कर रहे हैं। यूथ का जिंदगी बर्बाद करें। नौजवानों को इस बात को समझना है और जनता को भी समझना है। आने वाले 4-5 सालों में बहुत एक भयावह स्थिति बनने वाली है वो नौजवान के साथ, क्योंकि नौजवान को अब स्थायी नौकरी नहीं मिलनी। मोदी जी ने कानून बदल दिया, परमानेंट नौकरी किसी को नहीं मिलनी, ना अच्छा सा वेतन मिलना है। जो अभी भी परमानेंट लोग हैं, चाहे वो सरकारी कंपनियों में हो, सरकारी विभागों में हो, प्राइवेट कंपनियों में हो, प्राइवेट विभागों में हो, ये परमानेंट नौकरी जो हमें अब दिख रहे हैं लोग, ये सब अंतिम है। अब नए परमानेंट नई नौकरी किसी को कहीं नहीं लगने वाली। तो जो यूथ है उसको जो सही नौकरी नहीं लगनी है, सही रोजगार नहीं मिलना है, तो उसका जीवन जो है नष्ट है, ऐसी धक्के खाते फिरना है। तो आने वाले समय में यूथ की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी होगी जो खाली जिंदा रहेंगे वो, और गुलामों की तरह एक सेना, गुलामों की सेना खड़ी होगी जो गुलामी करने को मजबूर होंगे। जो बुलाएगा तो भागता हुआ जाएंगे। इससे जो आम जनता में पैसा आना था वो पैसा कमजोर होगा, आम जनता की खरीदने की कैपेसिटी कमजोर होगी। और जब एक खरीदने की कैपेसिटी नहीं होगी तो पूरा व्यापार बैठ जाएगा। इकोनॉमिक एक थ्योरी है जिसको मैं कई बार समझा चुका हूं। तो बहुत बड़ा संकट अगले 5 साल में आने वाला देश में, जिसको हमको समझना है, यूथ को समझना है। इसलिए साथ ही यूथ की ये जिम्मेदारी है कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल के साथ जुड़े। 9 अगस्त का ऐतिहासिक आंदोलन जो अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने किया था, आज हमको फिर दोबारा ये जो देशी विदेशी पूंजीपतियों के एजेंट इस सरकार में बैठे हुए हैं, धर्म का और राष्ट्रवाद का, राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं, इनके इस षड्यंत्र को उजागर करके इनको इस सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। इस बात को हमको समझना है। अभी हम सत्ता से इनको हटा नहीं सकते, पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो आंदोलन करके, देश को जाम करके, देश की जनता को सड़कों पर उतार के नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि इन कदमों से पीछे आओ। यही विकल्प है, यही रास्ता है जिसके लिए देश के यूथ को, देश की जनता को इन आंदोलनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तभी हम देश को बचा पाएंगे, देश की जनता को बचा पाएंगे, देश के किसान को बचा पाएंगे और देश की भारत माता को बचा पाएंगे। हमारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव जो देशी विदेशी पूंजीपति लूट रहे हैं उसको बचा पाएंगे, जो ये बेच रहे हैं उसको बेचने से रोक पाएंगे और हम एक मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए हम खड़े हो पाएंगे। साथियों, ये हमको साथी ध्यान रखना। सब कुछ बिक रहा है, बिजली सब बिक रहा है। तो बहुत ही दुखद है ये, जिसको हमको समझने की जरूरत है, राजनीतिक रूप से समझना है और राजनीतिक रूप से फिर मैदान में उतरना है। ये आज की जरूरत है साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि मैंने जो बात रखी है, ये बात आपको ऐतिहासिक बात और आज का जो परिस्थिति है इस बात को आप समझेंगे और सारा यूथ, किसान, सब लोग मिलकर के, खासतौर से यूथ जो पढ़ने वाले यूथ हैं, ये सारे इस बात को समझ करके देश को बचाने के लिए आगे आएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आज की आम सभा खत्म करता हूं और ये जो ट्रेड यूनियनों का आंदोलन है, इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील करता हूं। देश की जनता से आह्वान करता हूं
के बड़े आंदोलन को खड़ा करें, एकजुट हों। एक आज भर से काम नहीं चलेगा, करोड़ों करोड़ लोगों को एकजुट होकर के इस सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें साथियों। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद।